हेलो, कैसे हो आप लोग। मैं मनदीप गौतम टारगेट इंस्टीट्यूट कांजर के ऑफिशियल चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमने 5000 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है और उनके 5 क्वेश्चन हम वीडियो के अंत में आपको देते हैं, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। चलो पहले उन 5 क्वेश्चन लेकर चलते हैं जो हमने लास्ट क्लास में आपको दिए थे और जिनका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना था। और पहला क्वेश्चन था हमारा चमगादड़ परावर्तित ब्लैंक दे दिया गया, प्राप्त कर रास्ते में रुकावटों का पता लगाते हैं। तो चमगादड़ किन तरंगों के परावर्तित होने से रास्ते में आने वाली रुकावटों का पता लगाते हैं। तो सही आंसर क्या है, पराश्रव्य तरंगे। तो ये चमगादड़ होता है, तो चमगादड़ जब उड़ता है तो उड़ते समय पराश्रव्य तरंगे निकालता है और जैसे पराश्रव्य तरंगे किसी अवरोध से टकराकर परावर्तित होती है और चमगादड़ पर वापस आती है तो चमगादड़ रुकावट का आभास करता है कि रास्ते में कोई अवरोध है और अपना मार्ग बदल देता है। तो तरंगे कौन सी हैं, पराश्रव्य तरंगे हैं। इनको अल्ट्रासोनिक वेव्स भी कहते हैं। तो जो पराश्रव्य तरंगे है एक ध्वनि तरंगे होती है और ध्वनि तरंगों को हम आवर्ती के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो देखते हैं कि कितने प्रकार की तरंगे होती हैं ध्वनि तरंगे और कौन कौन सी होती हैं। तो ध्वनि तरंगे होती है ये 3 टाइप की होती है फ्रीक्वेंसी के आधार पर। और सबसे पहले देखते हैं हम अपश्रव्य तरंगे। तो जो अपश्रव्य तरंगे होती है इनको इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। देखो इन तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 10-20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से कम होती है। इन तरंगों की जो फ्रीक्वेंसी होती है आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। और यदि बात करें मानव की, मनुष्य की, तो मनुष्य इन तरंगों को नहीं सुन पाते। इन तरंगों को कौन सुन पाता है, तो इन तरंगों को सुन पाते हैं जैसे हाथी, गैंडा, व्हेल आदि जीव इन तरंगों को सुन पाते हैं। तो जब भूकंप या सुनामी आता है, सुनामी या आप कह सकते हो भूकंप या सुनामी की मुख्य प्रघाती तरंगों से पूर्व निम्न आवर्ती की अपश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती है। भूकंप या सुनामी की मुख्य प्रघाती तरंगों से पूर्व निम्न आवर्ती की अपश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती है, जिन्हें हाथी गैंडा सुनकर खतरा होने का आभास लगा लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि वे कौन सी तरंगे होती है जो भूकंप की मुख्य प्रघाती तरंगों से पूर्व उत्पन्न होती है। तो ये तरंगे अपश्रव्य तरंगे होती है, इनको मानव नहीं सुन पाता, इनको हाथी गैंडा व्हेल अन्य जीव सुन पाते हैं। तो अब देखते हैं दूसरे प्रकार की ध्वनि तरंगे कौन सी होती है। एक होती है श्रव्य तरंगे, इनको बोलते हैं ऑडिबल वेव्स। ऑडिबल वेव्स, तो जो ऑडिबल वेव्स होती है इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है और मनुष्य इन्हीं तरंगों को सुन पाते हैं। मनुष्य श्रव्य तरंगों को सुन पाते हैं। और एक थर्ड टाइप की तरंगे होती है, वे तरंगे कौन सी होती है, पराश्रव्य तरंगे। तो पराश्रव्य तरंगों को कहा जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो वो इन तरंगों को चमगादड़, कुत्ता आदि जीव सुन पाते हैं। इन तरंगों का प्रयोग मानव जीवन में काफ़ी उच्च स्तर पर हो रहा है। तो वो इन तरंगों का प्रयोग मानव जीवन में काफ़ी है, जैसे चिकित्सा क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड इन्हीं तरंगों से होता है, कार्डियोग्राफी इन्हीं तरंगों से होती है और जैसे पथरी का ऑपरेशन इन तरंगों द्वारा किया जाता है।
समुद्र में छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए इन्हीं तरंगों का प्रयोग करते हैं, पराश्रव्य तरंगों का। तो पराश्रव्य तरंगें मानव जीवन में काफ़ी उपयोगी तरंगें होती है। तो अब चलते आगे, और एक क्वेश्चन बनता है ध्वनि की चाल को लेकर। कई बार एग्जाम में आता है ध्वनि की चाल को लेकर क्वेश्चन। तो देखते हैं चाल संबंधी क्वेश्चन ध्वनि की। तो क्वेश्चन आता है निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है। निर्वात वैक्यूम, जो वैक्यूम होता है उसमें ध्वनि की चाल कितनी होती है, 0। आपका याद रखना है कितनी होती है निर्वात में ध्वनि की चाल 0। तो क्वेश्चन बनता है सबसे कम ध्वनि की चाल किस में होती है, गैस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल होती है वो ठोसों में होती है। याद रखना आप लोगों को, सबसे कम ध्वनि की चाल किस में होती है, तो गैसों में होती है। सबसे ज़्यादा किस में होती है, ठोस में होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 0 होती है। तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन बनता है वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। सभी बच्चों को पता होगा इस क्वेश्चन का कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, और कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। तो ध्वनि की चाल होती है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है, और ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। यदि हम बात करें, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते 1 डिग्री सेल्सियस, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस, तो ध्वनि की चाल वायु में बढ़ जाती है 0.61 मीटर प्रति सेकंड। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ध्वनि की चाल पर। तो ध्वनि की चाल पर ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है 0.61 मीटर प्रति सेकंड। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों कमेंट्स बॉक्स में देना था। तो अब चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, सभी फैक्ट नोट करना। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 182। तो देखते हैं 182 में क्या है। ब्लैंक दिया गया, ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है। कौन सा ऊतक प्लांट्स का ऐसा ऊतक है जो भोजन का ट्रांसफ़र करता है। तो देखते हैं, तो वो जो जाइलम है और फ्लोएम है, ये जो 2 ऊतक होते हैं ये पादप के कहे जाते हैं जटिल ऊतक। जाइलम और फ्लोएम पादप के क्या है, जटिल ऊतक होते हैं। अब देखते हैं इनके कार्य क्या होते हैं। जैसे ये प्लांट्स है, इसकी ब्रांचेज है, शाखाएं। तो जो प्लांट्स की जड़ें होती है, तो जड़ों पर आपने देखा होगा एक बाल जैसी बारीक संरचनाएं होती है। जड़ें होती है प्लांट्स की, तो उस पर क्या होता है, बाल जैसी बारीक बारीक संरचनाएं होती है। इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है, मूल रोम। यदि आपसे क्वेश्चन आता है, पूछा जाए कि मूल लोम का कार्य क्या होता है, तो जो मूल लोम का कार्य होता है, इसका कार्य होता है भूमि से जल और खनिज का अवशोषण करना। क्या कार्य होता है मूल लोम का, भूमि से जल और खनिज का अवशोषण करना। जैसे ये जल और खनिज का अवशोषण करते हैं, तो एक ऊतक होते हैं हमारे जाइलम, तो ये क्या करते हैं, इन खनिजों को और जल को पत्तियों तक पहुँचाते हैं। जाइलम का क्या कार्य होता है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिजों को पौधों की पत्तियों तक पहुंचाना। जैसे पौधों की पत्तियों में जाते हैं, तो पौधे की जो पत्तियां होती है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करती है और पौधे के लिए भोजन तैयार करती है। जैसे ही पौधों के लिए भोजन बनता है, तो जो फ्लोएम होता है ये टिश्यू, तो फ्लोएम टिश्यू पौधे की पत्तियों से भोजन लेकर पौधे के विभिन्न भागों में भोजन को पहुँचाता है। फ्लोएम क्या कार्य करता है, पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को लेकर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो ये क्वेश्चन किया गया है हमसे कि कौन सा ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है, तो कौन सा ऊतक है, फ्लोएम। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट है। फ्लोएम क्या कार्य करता है, जो भोजन होता है उसको परिवहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में प्लांट्स में पहुँचाता है। तो अब देखते हैं बी और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बी और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो जो बी में मर्दूतक है जिसको बोलते हैं पेरेनकाइमा, आपको ये भी नाम याद रखना है, इंग्लिश में कहा जाता है पेरेनकाइमा। और जो स्थूल कोण ऊतक है इसको कहा जाता है कोलेनकाइमा। ये भी एक प्लांट टिश्यू है और इनको कहा जाता है साधारण ऊतक।
प्लांट्स के साधारण ऊतक कहा जाता है। इनको बोलते हैं प्लांट्स के जटिल ऊतक, इनको बोलते हैं प्लांट्स के साधारण ऊतक। तो उनके कार्य भी आते हैं एग्जाम में कि स्थूल कोण ऊतक का कार्य क्या होता है। तो स्थूल कोण ऊतक का कार्य होता है पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करना। क्या कार्य होता है? यांत्रिक सहारा प्रदान करना। प्लांट्स को यांत्रिक सहारा प्रदान करना कार्य होता है स्थूल कोण ऊतक का। और आपसे क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि मर्दूतक का कार्य क्या होता है। तो मर्दूतक क्या कार्य करता है प्लांट्स में? जो मंड होते हैं, स्टार्च होते हैं, प्रोटीन होते हैं और जो अन्य ETC कर देंगे, जो अन्य खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थों का क्या करता है? संचयन। ये क्या कार्य करता है? मंड का, स्टार्च का, प्रोटीन का, जो आदि खाद्य पदार्थ है उनका संचय करता है मर्दूतक प्लांट्स में। एक ऊतक होते हैं, ये भी प्लांट्स टिश्यू है। तो ये क्वेश्चन था 92, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। तो देखते हैं 93 में क्या है। तो 93 में दिया गया है प्रतिरोध का SI इकाई क्या है। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? से बच्चों को पता होगा कि प्रतिरोध, विभवांतर और एम्पियर मतलब धारा में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या है? प्रतिरोध R बराबर V/I। प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? V/I। R क्या है? प्रतिरोध। V क्या है? विभवांतर। और I क्या है? धारा। यदि किसी बच्चे को ये फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको नोट करना और याद करना, क्योंकि रेलवे की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और हमारे रेलवे के एग्जाम में इस पर आधारित न्यूमेरिकल आए हुए हैं। तो अब देखते हैं मात्रक की। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है बच्चों? विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है विभवांतर का मात्रक? वोल्ट होता है। और धारा के मात्रक की बात करते हैं, इसका होता है एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हुआ? वोल्ट प्रति एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक क्या हुआ? वोल्ट प्रति एम्पियर। लेकिन ऑप्शन में वोल्ट प्रति एम्पियर नहीं है, तो क्या होगा फिर? तो वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या कहते हैं? ओम। वोल्ट प्रति एम्पियर को कहा जाता है ओम। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वोल्ट प्रति एम्पियर क्या होता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर क्या होता है? ओम। तो सही आंसर क्या है हमारा? ए सही ऑप्शन है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ओम है। यदि हम बात करते हैं ऑप्शन बी की, ओम इंटू मीटर। तो ओम इंटू मीटर किसका मात्रक है, किसकी यूनिट्स है? तो ओम इंटू मीटर जो यूनिट्स है वो है विशिष्ट प्रतिरोध। आपको याद रखना है विशिष्ट प्रतिरोध। और एम्पियर किसका है ये तो आपको पता ही होगा। एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का। और कूलाम किसका मात्रक है? कूलाम आवेश का मात्रक है। कूलाम यूनिट्स है किसकी? आवेश की यूनिट्स है। तो ये क्वेश्चन था 183, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर 184। 184 में है अरेखित पेशियाँ होती है। तो जो पेशियाँ होती है, एक तो होती है रेखित पेशी, एक होती है अरेखित पेशी, एक होती है हृदय पेशी। तो जो अरेखित पेशी होती है ये हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं करती और शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती है। इनमें थकावट नहीं होती, ये एक केंद्रकीय होती है और एक कोशिकीय होती है। तो सही ऑप्शन क्या है? सी। तो अरेखित कैसी होती है? तुर्क नुमा आकृति की होती है, शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती है, थकावट नहीं होती। और बात करते हैं रेखित पेशी की। रेखित पेशी, तो रेखित पेशी ऐसी पेशी होती है जो हमारी इच्छा पर कार्य करती है। ये क्या करती है? हमारी इच्छा पर कार्य करती है, इच्छा अनुसार कार्य करती है। एक इनकी आकृति कैसी होती है? बेलनाकार। तीसरी बात करते हैं ये कैसी होती है? बहुकेंद्रकीय। बहुकेंद्रकी, इनमें बहुकेंद्रक पाए जाते हैं, बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं और इनमें थकावट होती है।
ये क्या करती है? थकावट का आभास करती है और कंकाल तंत्र से संबंधित होती है, कंकाल से संबंधित होती है। और कई बार एग्जाम में आता है कि कंकाल पेशी किसे कहते हैं? कंकाल से संबंधित होने के कारण रेखित पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है। इसके विपरीत क्या होती है? अरेखित पेशियाँ होती है, हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती, ये बेलनाकार नहीं होती, ये कैसी होती है? तुर्कनुमा आकृति की होती है। ये रेखित पेशी बहुकेंद्र की होती है और ये क्या होती है? एकल केंद्र की होती है। ये रेखित पेशी थकावट का आभास करती है, अरेखित पेशी थकावट का आभास नहीं करती और ये कंकाल से संबंधित होती है और ये क्या होती है? शरीर के आंतरिक अंगों में स्थित होती है। तो सी ऑप्शन क्या है? हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर और 185 क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो कौन भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है? तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 324(2). तो 324(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा। तो आंसर क्या है? सही डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। राष्ट्रपति क्या करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। और बात आती है कितने वर्षों के लिए, अवधि क्या होती है इसकी? तो अवधि की बात करते हैं, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होता है उसकी अवधि क्या होती है? तो अवधि होती है 6 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। यदि 6 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो 6 वर्ष के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा। यदि 65 वर्ष की आयु पहले पूरी कर लेता है तो 65 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा। तो अवधि इतनी होती है। यदि बात करते हैं सैलरी की, वेतन का, तो वेतन इनको मिलता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान। तो जितना वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मिलता है उतना ही वेतन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दिया जाता है। और यदि हटाने की प्रक्रिया की बात करते हैं, पद से कैसे हटाया जाता है इनको? जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया द्वारा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी इनके पद से हटाया जाता है। अब बात करते हैं हम कि प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे भारत में? से बच्चों को पता होगा भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। तो सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। यदि बात करते वर्तमान की, तो वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 क्या है? 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो आपको इनके भी नाम याद रखने हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो हम मुख्य वाला लगाकर आ जाते हैं और वो गलत क्वेश्चन हो जाता है। तो याद रखना है, एक तो बनता है भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो वो अन्य और मुख्य में डिफरेंस है। तो मुख्य 1 है और अन्य 2 है। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए निर्वाचन आयुक्त से तो बहुत केयरफुली आपको करना है, मुख्य पूछा गया है या अन्य पूछा गया है, देखना है आप लोगों को। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है आपके सुनील अरोड़ा। तो सुनील अरोड़ा मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और कौन से नंबर के हैं भारत में? 23वें। कौन से बने हैं? 23वें नंबर के बने हैं। प्रथम ये थे और वर्तमान में 23वें नंबर के सुनील अरोड़ा। तो अब देखते 2 अन्य कौन हैं, इनके भी नाम देख लेते हैं। एक तो अन्य में है अशोक लवासा, अशोक लवासा, और दूसरे अन्य कौन है? दूसरे अन्य है सुशील चंद्र। कौन है? सुशील चंद्र। तो इस तरीके से वर्तमान में एक मुख्य और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त है। आपको नाम नोट करने हैं, याद करने हैं। तो अब चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 186।
देखो अब तक हमने वे क्वेश्चन किए हैं जिनके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने थे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। नया क्वेश्चन जो है हमारा 186, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है। देखो यदि वर्तमान की बात करते हैं, प्रेजेंट में 2 उच्च न्यायालयों में सबसे ज़्यादा बेंच है। वो कौन से उच्च न्यायालय है? एक तो गुवाहाटी और एक मुंबई। गुवाहाटी और मुंबई दोनों उच्च न्यायालय में सबसे ज़्यादा वर्तमान में बेंच है। मुंबई में कितनी है? 3 वर्तमान में, प्रेजेंट में। और गुवाहाटी में कितनी है? गुवाहाटी में प्रेजेंट में 3 बेंच है। यदि बात करते हैं गुवाहाटी न्यायालय की बेंच 3 कहाँ पर है, तो आपको ये भी नोट करना है गुवाहाटी उच्च न्यायालय की 3 बेंचें कहाँ पर स्थित है। तो एक तो अरुणाचल प्रदेश में है, एक नागालैंड में है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और जो तीसरी है वो है मिजोरम, जिसमें है मिजोरम। तो ये 3 प्रेजेंट में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बेंचें है। यदि हम बात करें 2013 की, तो 2013 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 6 बेंचें थी। कैसे रखना है? 6 बेंचें थी 2013 में, लेकिन वर्तमान में 3 बेंचें हैं। तो 6 बेंचें 2013 में थी, तो ये 3 कैसे रहेगी? क्योंकि 2013 में 3 नए राज्यों में बेंच स्थापित नहीं की गई, समाप्त करके वहाँ पर उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। तो 2013 में 3 राज्यों में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए बेंचों को समाप्त करके, और वे आपको याद रखने हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि 2013 में वे 3 राज्य कौन से थे जिनमें उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो देखते हैं इनका याद रखने का फॉर्मूला MMT, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। तो ये 3 राज्य हैं जिनमें 2013 में हाई कोर्ट स्थापित किए गए, और हाई कोर्ट बनते ही गुवाहाटी उच्च न्यायालय की 3 बेंचें समाप्त हो गई, और 6 में से 3 समाप्त होने के बाद 3 रह गई, और वर्तमान में कितनी है? 3 है। तो जैसे ये 3 उच्च न्यायालय स्थापित हुए भारत में, तो उच्च न्यायालय की संख्या 24 हो गई। लेकिन यदि हम बात करते वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय, कितने हाई कोर्ट है? तो कितने हाई कोर्ट है वर्तमान में भारत में? तो वर्तमान में प्रेजेंट में भारत में 25 हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। यदि कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत में 25वां उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया, किस राज्य में स्थापित हुआ, तो आपको याद रखना है कि भारत में जो 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया वो आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया। और कहाँ पर? आंध्र प्रदेश राज्य में, अमरावती में। तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया, और आंध्र प्रदेश में कहाँ पर? अमरावती में स्थापित किया गया 25वां हाई कोर्ट। तो आपको याद रखना है वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट हैं। और इससे पहले 3 कब बने? 2013 में बने। किन राज्यों में स्थापित हुए? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। तो आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर 187। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 187, और 187 में है राष्ट्रपति की अक्षमा करने की शक्ति एक है। तो वो विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालक शक्ति है, इनमें से कोई नहीं। कौन सी है राष्ट्रपति की अक्षमा दान करने की शक्ति? तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 72। तो 72 जो आर्टिकल है हमारे संविधान में, ये क्या करता है? ये आर्टिकल राष्ट्रपति को अक्षमा दान शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को अक्षमा दान शक्ति प्रदान करता है। लेकिन जो राष्ट्रपति की अक्षमा दान शक्ति कैसी शक्ति है, ये हमसे क्वेश्चन किया गया है। तो राष्ट्रपति की जो अक्षमा दान शक्ति है वो एक न्यायिक शक्ति है। कैसी शक्ति है? न्यायिक शक्ति है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति की अक्षमा करने की शक्ति कैसी शक्ति है? तो एक न्यायिक शक्ति है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 188। तो देखते हैं 188 में क्या है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है।
भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है? देखो, कॉमन सिविल कोड को यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहा जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जो हमारा आर्टिकल है संविधान का 44, तो ये क्या करता है? कॉमन सिविल कोड की व्याख्या करता है, कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड। देखो, कॉमन सिविल कोड क्या है? इसको हम कह सकते हैं एक समान कानून, एक समान कानून, यानी कि निष्पक्ष कानून, निष्पक्ष कानून कह सकते हैं, एक समान कानून। यानी कि यदि ये कानून लागू होता है तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, न कि साथ भेदभाव किया जाएगा और ना ही किसी का पक्ष किया जाएगा। इसको निष्पक्ष कानून या एक समान कानून कहा जाता है। लेकिन इसको अपनाने वाला भारत का सिर्फ एक ही राज्य है जिसने इसको अपनाया है। तो राज्य कौन सा है? वो राज्य है गोवा। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि एक समान सिविल कोड किस राज्य में लागू है? वो है गोवा। गोवा में इसको लागू किया गया है और आज तक अन्य किसी राज्य में इसको लागू नहीं किया गया। एकमात्र राज्य गोवा है भारत का। तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 189। 189 में है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। देखो, जो पाषाण काल था हमारा, पाषाण काल के 3 पार्ट हुए, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो उसमें जैसे खोजी हुई, किसी में अग्नि का आविष्कार हुआ, किसी में पहिए का आविष्कार हुआ। तो हमसे क्वेश्चन किया गया, जब खुदाई की गई तो किस काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, ये पाया गया। तो वो जो पशुपालन का प्रारंभ पाया गया तो मध्य पाषाण काल में पाया गया। जब उत्खनित प्रमाण मिले तो मध्य पाषाण काल में ये पाया गया कि मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुओं को पालतू बनाया था। ऐसे बच्चों को पता होगा कि मानव द्वारा पालतू बनाया गया प्रथम पशु कौन सा था? कुत्ता। मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 190 क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मुगलों से संबंधित क्वेश्चन है और काफ़ी डीप भी है हिस्ट्री का क्वेश्चन, और एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। देखो, एक गवर्नर बने थे अंतिम बंगाल के मुर्शीद कुली खान। कौन बने थे? मुर्शीद कुली खान। एक मुगल सम्राट थे, आपने नाम सुना होगा, फरूक सियर। तो फरूक सियर ने, जब ये मुगल सम्राट थे, इन्होंने बंगाल के गवर्नर नियुक्त किए थे मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था मुगल सम्राट फरूक सियर द्वारा। तो जैसे ही मुर्शीद कुली खान की मृत्यु होती है तो इसकी मृत्यु के समय मुगल सम्राट ही बदल चुके होते हैं, और इस टाइम पर मुगल सम्राट होते हैं रंगीला बहादुर शाह रंगीला, जिनको रंगीला बादशाह के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। बहादुर शाह रंगीला को इतिहास में रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। तो जब इनकी मृत्यु होती है तो उस टाइम पर मुगल सम्राट होते हैं बहादुर शाह रंगीला। तो बहादुर शाह रंगीला गवर्नर नियुक्त न करके बंगाल में सूबेदार नियुक्त करते हैं। किसको नियुक्त करते हैं? सूबेदार नियुक्त करते हैं, गवर्नर नियुक्त न करके। तो जब गवर्नर नियुक्त नहीं हुए तो अंतिम गवर्नर कौन हो गए? मुर्शीद कुली खां, जो मुगलों द्वारा नियुक्त किए गए थे। और सूबेदार कौन बने थे? सुजाउद्दीन। कौन बने थे? सुजाउद्दीन। तो बहादुर शाह रंगीला ने गवर्नर ना बनाकर सूबेदार नियुक्त किए थे, या सूबेदार कौन थे? सुजाउद्दीन सूबेदार बने थे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर अपने 191 191। तो 191 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही मेल है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तरफ वंश,
और एक तरफ उनसे संबंधित व्यक्ति का नाम है। तो आपको देखना है कि कौन सही मेल खा रहा है 4 ऑप्शन में से। 3 गलत है और 1 सही है। तो देखते गुलाम वंश तो चला था 1206 से 1200 नंबर तक, तो इसके सामने लिखा हुआ है अकबर। तो गुलाम वंश से अकबर का कोई लेना देना नहीं था, अकबर थे मुग़ल वंश से। तो ये तो हमारा गलत हो गया, ये तो सही मैच नहीं खा रहा है। खिलजी वंश 1290 से 1320 और खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो ये एकदम करेक्ट मैच खा रहा है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश से संबंधित थे। चलो आगे भी देखते। सैयद वंश एक दिल्ली सल्तनत पर वंश हुआ है सैयद वंश। टाइम रहा है 1414 से 1451 और बहलोल खान लोधी। देखो बहलोल खान लोधी का संबंध लोधी वंश से था, सैयद वंश से नहीं था। और डी ऑप्शन है लोधी वंश 1451 से 1526 खिलजी खान। तो जो खिलजी खान थे इनका संबंध सैयद वंश से था, लोधी वंश से नहीं था। तो सही मैच खा रहा है वो है खिलजी वंश। संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर 192। तो 192 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो हमारा 192 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। देखो मैंने ये क्वेश्चन लास्ट क्लासों में रिपीट किया था, तो आप देख सकते हो मैंने कई बार इस क्वेश्चन को लास्ट क्लासों में रिपीट किया था। तो फिर देखते हैं। देखो 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और महात्मा गांधी ने भी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। तो जैसे गांधी लखनऊ में भाग लिया कांग्रेस के अधिवेशन में, तो गांधी जी से मिलने राजकुमार शुक्ला चंपारण से लखनऊ आए थे और गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और चंपारण में किसानों की दुर्दशा की व्याख्या की और गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। तो इनके आमंत्रण पर ही गांधी चंपारण गए और वहाँ पर एक आंदोलन चलाया चंपारण सत्याग्रह, जो गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह भी था। कई बार क्वेश्चन आता है कि गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था। तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। तो सही ऑप्शन कौन सा है? राजकुमार शुक्ला गांधी जी से लखनऊ मिलने आए थे और गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर और नेक्स्ट क्वेश्चन है 193। तो देखते हैं 193 क्वेश्चन में क्या है। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है। तो जो मोनोजाइट एक अयस्क है। मोनोजाइट क्या है? एक अयस्क है। और अयस्क क्या होते हैं? तो वो अयस्क वे खनिज होते हैं जिनसे धातु प्राप्त होती है। तो मोनोजाइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? थोरियम। आपको याद रखना है कि जो मोनोजाइट अयस्क है ये किसका अयस्क है? थोरियम का। एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि थोरियम का अयस्क क्या है। थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट और ये मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? तो इसको मुख्यतः पाया जाने वाला राज्य है केरल। तो केरल में मोनोजाइट पाया जाता है और जिससे प्राप्त होता है थोरियम। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर 194। तो देखते हैं 194 में क्या है। 194 क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है। देखो 2 होते हैं, एक तो जैव अपघटनीय और एक क्या होते हैं? अजैव अपघटनीय। अजैव अपघटनीय प्रदूषक। देखो जो जैव अपघटनीय प्रदूषक होते हैं कैसे प्रदूषक होते हैं? जैव अपघटनीय प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा समय के साथ विघटित कर दिए जाते हैं और प्रकृति को कोई हानि नहीं पहुंचाते। ऐसे प्रदूषक को जैव अपघटनीय प्रदूषक कहते हैं।
फिर रिवाइज करता हूँ। तो जैव अपघटनीय प्रदूषक ऐसे प्रदूषक होते हैं जो समय के साथ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं और ये प्रकृति को कोई हानि नहीं पहुंचाते, वे कहलाते जैव अपघटनीय प्रदूषक। यदि बात करते अजैव अपघटनीय प्रदूषक, ये ऐसे प्रदूषक होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित नहीं होते और प्रकृति को हानि पहुंचाते हैं। तो अब देखते हैं प्लास्टिक कैसा प्रदूषक है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होता, नहीं टूटता और प्रकृति को हानि पहुंचाता है। ऐसी एस्बेस्टस है और ऐसी पॉलीथीन है, ये अपघटित नहीं होते और प्रकृति को हानि पहुंचाते हैं। लेकिन बात करते हैं मलमूत्र की, मलमूत्र सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं और प्रकृति को कोई हानि नहीं पहुंचाते। तो हमारा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ए क्या है, जैव अपघटनीय प्रदूषक है। और अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन लेकर 195। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समलेखित नहीं है। देखो एक तरफ दर्रे दिए गए हैं, एक तरफ राज्य दिए गए हैं, तो आपको सेलेक्ट करना है वो ऑप्शन जो सही मेल नहीं खा रहा है। तो देखते हैं, तो पहले देखते दर्रे क्या होते हैं। तो देखते दर्रे क्या होते हैं। दर्रे क्या होते हैं, जैसे पर्वत होते हैं तो पर्वतों को काटकर रास्ते बनाए जाते हैं। जो पर्वत होते हैं, पर्वतों को काटकर रास्ते बनाए जाते हैं, इन रास्तों को क्या बोलते हैं हम, दर्रे। देखो दर्रे क्या होते हैं, पर्वतों को काटकर बनाए गए रास्ते दर्रे कहलाते हैं। तो हमें देखना है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है। देखो बुमला, जो बुमला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, तो सही है, तो करेक्ट ऑप्शन है। जलेपला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ये गलत है। तो जो जलेपला दर्रा है वो किस राज्य में, सिक्किम में है। किस राज्य में है जलेपला दर्रा, सिक्किम राज्य में है। तो ये ऑप्शन मेल नहीं खा रहा है, तो ऑप्शन ये सही रहेगा। और जो मुलिंगला दर्रा है उत्तराखंड में, सही है। और शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में करेक्ट है। तो अब चलते हैं उन 5 क्वेश्चन लेकर जिनका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो देखते हैं 5 क्वेश्चन क्या है। और उनमें पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन से एक समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है। तो किन देशों समूह को बेनिलक्स देश कहते हैं, आपको देखना है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन ऑप्शन को आपको देखना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर 197 क्वेश्चन में है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। देखो जब मैंने आपको विश्व भूगोल पढ़ाया था, तो विश्व भूगोल में ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। तो आपको देखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है। कौन सा देश दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक है, ब्रूनो, इंडोनेशिया, मलेशिया या म्यांमार। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कुंडली में टर्न्स की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति, जैसे टर्न्स की संख्या बढ़ाते हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन अपरिवर्तित रहती है, बी घटती है, सी बढ़ती है और डी पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो इसका आंसर भी आप कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो अब चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर, वर्ष 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था। तो 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन जिनका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। देखते हैं कौन बच्चा इन 5 क्वेश्चन के से आंसर दे पाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।